हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 24 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है जिसमें सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। आपको पता है जब भी ऐसा सवाल होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है, और जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर बनेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो जब आप इसके अंदर 7 + 4√3 को जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक 2ab का भी टर्म होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला जो टर्म होता है रूट वाला, ये 2ab का टर्म होता है। ठीक है, तो यदि ये 2ab है तो ab कितना हो जाएगा, a इंटू बी 2√3 हो जाएगा। और यदि ए बी रूट 2√3 हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि आप a को 2 रख लें, ठीक है, और b को √3 रख लें तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 7 भी पूरा हो गया। ठीक है, तो चेक करने के बाद आपको पता चल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पे a क्या है 2 और b क्या है √3। तो अंदर इसके बनेगा क्या, इसके अंदर बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर क्या आ जाएगा 2 + √3, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 8,000 की राशि को दो भागों में उधार दिया जाता है, एक 5% साधारण ब्याज पे और दूसरा 7% साधारण ब्याज पे। यदि वार्षिक ब्याज 500 है तो 7% पे उधार दी गई राशि क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 8,000 यदि आपका टोटल अमाउंट है, टोटल प्रिंसिपल है, उसको दो हिस्से में बांटते हैं, एक एक्स मान लीजिए, एक वाई मान लीजिए। एक्स को आप 5% पे दे रहे हैं और वाई को आप 7% पे दे रहे हैं। सवाल में आपसे वाई ही पूछ रहा है कि 7% पे उधार दी गई राशि क्या है, तो वाई का ही वैल्यू आपसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको वाई निकालना है। अब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि वाई ये 7% को यदि आप 5 + 2 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि वाई के जगह पे 7% को आप 5% + 2% भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप टोटल देखना चाहें तो टोटल बोलिएगा कि x + y 8,000 है, और इस टोटल का 5% तो मिनिमम इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना। तो 8,000 का 5% कितना मिलना चाहिए, 400 मिलना चाहिए। 8,000 का 5% 400 ही होता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिल कितना रहा है सवाल में, 500, यानी कि 100 रुपया कम हो जा रहा है ना। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग y का 2% छोड़ दे रहे हैं। 5% तो ले लिया हमने, लेकिन y का 2% छोड़ दिया है। तो y का 2% 100 रुपया के बराबर होना चाहिए, तभी ये 400 और 100 मिलके 500 हो जाएगा। ठीक है, तो y का 2% हो गया आपका 100 रुपया के बराबर। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2/100 और इधर 5,000 आ जाएगा, y आ गया 5,000, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि जयेश अपनी यात्रा का 1/4 हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगला 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। तो जो एवरेज स्पीड होता है, औसत गति, वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपको एक टोटल डिस्टेंस मानना होगा यहाँ पे। तो आप ऐसा टोटल डिस्टेंस मानिए जिसका आप 1/4 निकाल पाए। तो मैंने टोटल डिस्टेंस को ही 4 मान लिया। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस को मैंने 4 यूनिट माना। ठीक है, आप 4x भी लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जैसे ही मैंने 4 यूनिट माना तो 1/4 हिस्सा मतलब 4 का 1/4 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा चल रहा है वो भी 1/4, यानी कि ये भी 4 का 1 हिस्सा। तो 1 और 1 2 हो गया टोटल डिस्टेंस। यदि 4 यूनिट है तो शेष कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मैंने बताया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। यहाँ पे मैंने टोटल डिस्टेंस तो लिख लिया, टोटल टाइम कहाँ से मिलेगा। तो डिस्टेंस को, अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से जब डिवाइड करेंगे, पहला क्या था, एक का डिस्टेंस था जो 20 से कवर कर रहा था, तो यहाँ से टाइम मिलेगा पहला। दूसरा डिस्टेंस एक का था, 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा था, यहाँ से दूसरा टाइम मिला। और तीसरा टाइम कहाँ से मिलेगा, 2 का डिस्टेंस था जो 70 की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस और ये हो गया टोटल टाइम, यही आपको निकालना है। अब देखिए, आपको इसको काटने के लिए ना, यदि आप देखिए कि यहाँ पे 20, 10 और 70 का एलसीएम से यदि आप गुना कर देते हैं ऊपर नीचे तो आसानी से कट जाएगा। तो 20, 10 और 70 का एलसीएम 140 है, तो यहाँ भी 140 से गुना कर दिया हमने और इस पूरे को भी 140 से गुना कर दिया ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। 140 से जब गुना करेंगे तो ये 20 140 से कट जाएगा, सॉरी 140 को 20 काट देगा कितने बार में, 7 बार में। 140 को 10 काट देगा कितने बार में, 14 बार में।
और 140 को 70 काट देगा 2 बार में, तो 2 गुना 2 4, 140 कट गया ये। ऊपर कितना बचा? 4 गुना 140 यानी कि 14 चौके 56, 560। नीचे कितना आ गया? 7 प्लस 14 21 और 4 25। ठीक है। अब देखिए जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 25 गुना 2 50, यानी कि 2 से ज़्यादा बार में कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला टर्म 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको काट के भी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक खंबे के शीर्ष को 45 डिग्री के उन्नयन कोण के साथ देखता है। वह खंबे की ओर 15 मीटर चलता है और उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। खंबे की ऊंचाई क्या है? ठीक है, मान लेते हैं ये कोई खंबा है और कोई व्यक्ति खंबे के शीर्ष को यहाँ से देख रहा होता है, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, व्यक्ति थोड़ा आगे आता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद व्यक्ति फिर से खंबे को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। और आपको दिया हुआ है कि व्यक्ति 15 मीटर आगे आया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। ठीक है, अब देखिए जब आप लोग 1060 का बात करते हैं तो आपको पता है 1060 होता क्या है? √3, यानी कि 60 के सामने √3 होगा परपेंडिकुलर, तो बेस में 1 होगा और बेस यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और जब 1045 का बात करते हैं तो 1045 होता क्या है? P बाय B और 1 होता है ये, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होना चाहिए। तो 1045 के लिए परपेंडिकुलर यदि √3 है तो बेस भी √3 होना चाहिए, यानी कि ये भी हो गया √3। अब ये बताइए आप, ये जो 15 आया, यहाँ पे जो 15 है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो 15 है ये क्या है? √3 माइनस 1 ही तो है। तो √3 माइनस 1 इक्वल टू यदि 15 मीटर है तो आपको निकालना है खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई क्या है? √3। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 बटा √3 माइनस 1। ठीक है, तो आपको खंबे की ऊंचाई यानी कि √3 का वैल्यू निकालना है, तो √3 हो जाएगा 15 इंटू √3 बटा √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज जैसे ही कीजिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 15। देखिए ऊपर हो जाएगा 15, 3 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार टैंक 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इस टैंक के अंदर सबसे बड़े संभव आकार का एक गोलाकार गेंद रखी जाए तो गेंद द्वारा ना घेरे गए स्थान का आयतन क्या होगा? देखिए जब हम लोग बात करते हैं आयताकार टैंक का तो वो एक क्यूबाइड होता है, मतलब घनाभ होता है। ठीक है, और जब आप एक घनाभ बनाइएगा और उसके अंदर आप एक गोले को रखिएगा, मतलब स्फेयर को, तो जो स्फेयर का जो डायमीटर होता है ना वो घनाभ का सबसे छोटी भुजा के बराबर होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर के बराबर। रीजन क्या है कि जो गोला होता है ना उसको तीनों डायमेंशन इक्वल होता है, मतलब जितना उसका ऊंचाई होगा उतना उसका चौड़ाई होगा उतना उसका लंबाई होगा, क्योंकि चारों तरफ उसका रेडियस है ना। ठीक है, तो जो गोला होता है उसका डायमेंशन सेम होता है। तो यदि उसका डायमेंशन सेम होता है और आपने 12 सेंटीमीटर डायमीटर का गोला रख दिया मान लीजिए, तो वो तो 10 की साइड पे फिक्स नहीं आएगा और 6 की साइड, मतलब यदि फिगर से आप लोग समझे कि मान लेते हैं ये एक आपका क्यूबाइड है। एक सेकेंड, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक क्यूबाइड है, मतलब एक घनाभ है। या आयताकार टैंक में सवाल में दिया हुआ है और इसके 3 डायमेंशन है, 12 10 और 6। इसके अंदर जब आप गोले को रखेंगे ना तो गोले को जो रखना होगा उसका डायमीटर सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे छोटी भुजा के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये 6 है। ठीक है, ऊंचाई को 6 मान लेते हैं, ये 10 है और ये 12 है। ठीक है, यही डायमेंशन दिया हुआ है आयताकार टैंक का। यदि इसके अंदर आप 12 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर डायमीटर का गोला रखना चाहें तो गोला बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक साइड पे फिक्स करेगा, बाकी दोनों साइड बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर फिक्स करना है ना हमें, तो सबसे छोटी साइज, मतलब जितना जो सबसे छोटा डायमेंशन है जो 6 सेंटीमीटर है, उतना ही डायमीटर का आपको गोला रखना होगा तो ही पूरा पूरा फिट आएगा। मैंने ये जो गोला रखा है इसके अंदर, ये पूरा पूरा फिट आ गया इसमें। एक सेकेंड, ठीक है, ये पूरा फिट आएगा। तो इसका जो डायमीटर होगा वो 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपसे बोल रहा है कि गेंद के द्वारा ना घेरे गए स्थान का आयतन क्या होगा? तो टोटल क्यूबाइड यानी कि टोटल जो आयताकार टैंक है उसका वॉल्यूम और माइनस गोले का वॉल्यूम। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसी को गुना करना है। तो 12
गुना 10 गुना 6, ये आ गया आपका आयताकार टैंक का आयतन, और माइनस जो गोले का आयतन है यानी कि जो स्फीयर का आयतन होगा वो होता है 3/4, सॉरी 4/3 होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर कितना है 3, तो 3 का क्यूब 27। ये देखिए 3 से 9 से कट गया तो 9 चौके 36, और यहाँ पे आ गया 12 छक्के 72 यानी कि 720 माइनस 36 पाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि ए और बी जो है 7:5 के अनुपात में साझा करते हैं प्रॉफिट को, और यदि बी को 15,000 रुपये मिलते हैं तो ए को कितना मिलेगा। देखिए सीधा सीधा बोल रहा है कि 5 यूनिट बराबर यदि 15,000 है तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। 5 यूनिट बराबर यदि 15,000 है तो 1 यूनिट बराबर 3,000, तो 7 यूनिट बराबर 21,000। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक समषष्ठभुज के आंतरिक कोण का एक समबाहु भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों से अनुपात क्या है। तो एक आंतरिक कोण का मैंने फॉर्मूला बताया था, किसी भी बहुभुज में जो टोटल इंटरनल एंगल होता है, टोटल आंतरिक कोण होता है, वो होता है 180 इंटू एन माइनस टू। ठीक है, और जब एक आंतरिक कोण हम लोग निकालना चाहें तो इसको एन से डिवाइड कर देते हैं। ये एक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है किसी भी बहुभुज में। ठीक है, और जब हम लोग आप लोगों को रेशियो निकालने बोल रहा है कि समषष्ठभुज का और 12 भुजा वाले, सम 12 भुजा वाले। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एन की वैल्यू 6 रखनी होगी, एक बार एन की वैल्यू 12 रखनी होगी। तो जब आपको रेशियो निकालना है तो 180 तो कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो रेशियो सीधा सीधा n माइनस टू बटा एन से ही डिसाइड हो जाएगा। तो n माइनस टू जब 6 रखिएगा n की जगह पे तो 6 माइनस 2 4 और बटा 6, और जब 12 रखिएगा n की जगह पे तो 12 माइनस 2 10 बटा 12। ठीक है, यहाँ से 6 गुना 2 12 और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि क्या अनुपात आ गया 4:5। मतलब एक 6 भुजा वाले बहुभुज और एक 12 भुजा वाले बहुभुज के इंटरनल एंगल का रेशियो कितना आ गया 4:5। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पे चलता है। यदि वह इसकी सीमा की चारों ओर एक बार चलता है तो वो कितनी दूरी चलता है। देखिए आपको दिया हुआ है कि जो वर्गाकार जो भी भूखंड है उसका एरिया 121 है, तो उसका साइड कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति इसके चारों सीमाओं पे चल रहा है, मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है ना आपको। आपको पता है वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है 4a होता है। a की वैल्यू 11 है तो 4a कितना हो जाएगा 44। तो व्यक्ति कितना दूर चल रहा है 44 मीटर। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है तो नई संख्या का अनुपात 8:11 हो जाता है। मूल संख्याएं क्या है। तो आप मान लीजिए जो मूल संख्याएं थी ना वो 5x और 7x थी। ठीक है, और जब दोनों में हमने 9 जोड़ा तो हमें जो नई संख्या मिली उसका अनुपात सवाल में दिया हुआ है 8:11। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिल जाएगी फिर आप 5x और 7x यानी कि मूल संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा दिख रहा है। रीजन ये है कि मैं जो वीडियो डालता हूँ बीच बीच में यूनिक सॉल्यूशन वाली, वहाँ मैंने बताया था इस चीज़ को। और अभी भी मैंने एक वीडियो डाली है रेकरिंग डेसिमल की समेशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली, जिससे सवाल हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा कि कितना ईजिली आप लोग रेकरिंग डेसिमल्स वाले जो नंबर होते हैं उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, बिना उसको पी बाय क्यू में कन्वर्ट किए हुए। ठीक है, तो ये वीडियो मैं जो डालता हूँ ना छोटे छोटे वीडियो, उसको जरूर देखा कीजिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और जो टाइम लगता है सवाल सॉल्व करने में वो भी रिड्यूस होगा, मतलब कम से कम समय में आप लोग सवाल कैसे सॉल्व करें वो बताते हैं। तो वैसे तो हम इस सीरीज में भी वो बातें बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे पहला नंबर की यदि हम बात करें ये 5 है। ठीक है, कुछ भी रहा होगा 5x 5y जो भी हो, इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। उसमें मैंने जब एक नंबर ऐड किया 9, और 9 क्या है हमारा ऑड है, ये तो क्लियर है। ठीक है, कोई एक नंबर था, मान लेते हैं 5x था, उसमें हमने एक नंबर ऐड किया 9 जो कि ऑड है। ठीक है, और हमें जो नंबर मिला वो मिला 8y मान लेते हैं। और आपको दिख रहा है 8y है क्या, इवन है ना। ठीक है, तो आप बताइए ऑड नंबर में क्या जोड़िएगा कि इवन मिल जाए। तो ऑड नंबर में आपको हमेशा ऑड ही जोड़ना होगा कि इवन मिलेगा। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए, तो ये तो 150 तो इवन है, ये नहीं होगा। 120 में तो इवन है, ये नहीं होगा। 180 तो इवन है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा जो ऑड है, क्योंकि आप ऑड में ये जो 9 है ऑड है, वो ऑड में जोड़िएगा तो ही आपको इवन मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को।
ठीक है, इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा देख सकते थे कि आपने 9 जोड़ा, 9 एक ऑड संख्या है, ठीक है, और आपको मिल गया इवन संख्या, तो जरूर आपने ऑड संख्या जोड़ी होगी। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा पहला वाला वो ऑड रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी आपको। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दिया हुआ है और ए डी पूछ रहा है आपको। तो जो जब आप इन तीनों को गुना कीजिएगा तो बी बी सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तीनों रेशियो को जब आप गुना कीजिएगा, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 4 6 7 और 14 15। ठीक है, जब आप इनको गुना कीजिएगा तो बी से बी और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ए अनुपात डी आ जाएगा। ठीक है, 7 से 14 दो बार में और 3 से 15 5 बार में। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 से 2 बार में और ये 3 और ये 2। ठीक है, कितना आ गया 3 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा, काटना तो बहुत ही आसान होता है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक बैग में 20% लाल गेंदे, 30% हरी गेंदे और बाकी गेंदे नीली है। यदि 80 नीली गेंदे हैं तो गेंदों की कुल संख्या 160। ठीक है, देखिए इसमें सीधा सीधा बोल रहा है कि 20% गेंद लाल है, 30% गेंद हरी है, तो बची कितनी 50%। और 50% गेंद यदि नीली है तो टोटल गेंद तो 100% होगी ना। तो 50% बराबर 80, तो 100% बराबर 160। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में 75% प्रश्नों का प्रयास किया, उसे प्रयास किए गए प्रश्नों में से 80% सही मिले और अनुत्तीर्ण प्रयास न किए गए प्रश्नों में से 10% को ग्रेस के कारण अंक दिए गए। यदि प्रश्नों की संख्या 200 है तो उसने कितने सही किए थे। देखिए यदि प्रश्नों की संख्या 200 है और बोल रहा है सवाल में कि उसने सिर्फ 75% प्रश्न ट्राई किया बनाने का, तो 75% प्रश्न यानी कि 200 का 75% 150 प्रश्न उसने ट्राई किए। और ट्राई कितने नहीं किए, तो 50 प्रश्न ट्राई नहीं किए उसने। ठीक है, और ये जो उसने ट्राई किए थे ना 150, इसमें से 80% ही सही हुए। तो यानी कि इसमें से जो सही हुए वो 150 का 80%, यानी कि 15 × 120, 120 सवाल सही हुए, 30 सवाल गलत हो गए। ठीक है, और ये 50 तो उसने ट्राई ही नहीं किए। आगे बोल रहा है सवाल में कि अनुत्तीर्ण किए गए प्रश्नों में से, मतलब ये जो प्रश्न उसने नहीं बनाया उसमें से 10% प्रश्नों को ग्रेस के कारण अंक दिए गए। मतलब इसमें से 10% प्रश्न को ग्रेस मार्क के रूप में ऐड कर दिया जाता है। मतलब यदि आपने 50 सवाल छोड़ दिए ना तो उसका 10% ग्रेस मार्क मिलेगा, ग्रेस मार्क्स। कहने का मतलब यह है कि इसके 10% प्रश्न काउंट हो जाएंगे आपके नंबर्स में। तो 50 के 10% कितने प्रश्न काउंट हो जाएंगे, तो 50 के 10% 5 प्रश्न काउंट हो जाएंगे। 120 प्रश्न यहाँ से सही हुए थे और 5 प्रश्न आपको ग्रेस के कारण मिल रहे हैं सही। तो 120 प्लस 125 कितने प्रश्न सही हो जाएंगे, 125। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी लेकिन फिर भी 10% का लाभ कमाया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस पे यदि उसने 20% की छूट दी तो मार्क्ड प्राइस का 80% क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 20% का छूट दिया मतलब 80% पे बेचा तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब देखिए उसने बेच के 10% का लाभ कमाया, तो लाभ किस पे कमाते हैं, सीपी पे। तो सीपी का 110% ये क्या हो जाएगा, ये भी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सीपी का 110% यानी कि सीपी पे लाभ कमाया, तो दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट और 0 से 0। यहाँ से आपको मिल गया मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना, 11 और 8। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक था। तो क्रय मूल्य यदि 8 है, अंकित मूल्य 11 है, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। सीपी से कितना, तो 8। ठीक है, 3/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। आपको पता है 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5 होता है, 12.5%। तो 3/8 12.5 का 3 गुना यानी कि 37.5%। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेटर ने 40 के औसत स्कोर के साथ 8 पारियां खेली है। अगली पारी में वो 80 रन बनाता है तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो यदि 40 के औसत से 8 पारियां खेली है तो उसने 8 पारियों में कितने बनाए होंगे, 8 × 40 320 रन। और एक और पारी खेली उसमें 80 रन बनाए, यानी कि टोटल कितनी पारियां हो गई, 9 पारियां। टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल पारियां एवरेज निकल जाएगा। तो 400/9
और 400/9 कितना होगा? आपको पता है 100 बटा जो 9 होता है वो 11.11 होता है। 1/9 का आप लोग परसेंटेज वैल्यू जानते हैं। 1/9 यदि रेशियो में होता है तो उसको आप लोग परसेंटेज में 11.11 बोलते हैं। तो 100/9 11.11%, सॉरी 100/9 तो 11.11 के बराबर। तो 400/9 11.11 को 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक चतुर्भुज ABCD में कोण A, B और C का अनुपात 1:2:3 है और कोण D 120 डिग्री है। तो कोण A क्या होगा? देखिए चतुर्भुज के चारों कोण 360 होता है, तो 360 में 120 तो यही एंगल होगी। बची कितनी? 360 में से 120 घटाएंगे यानी कि A, B और C को जोड़ के 240 होना चाहिए। यहाँ से जब इन तीनों को जोड़िएगा तो 3, 2, 5, 1 6 यूनिट मिलेगा। 6 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट बराबर 40 डिग्री। तो ए का वैल्यू पूछ रहा है, ए कितना डिग्री होगा? तो ए क्या है? 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कॉम्बो ऑफर कहता है कि प्रत्येक 1200 रुपये में 2 शर्ट खरीदें, तीसरी शर्ट मुफ्त पाएं, प्रति शर्ट प्रभावी कीमत क्या है? देखिए वही सवाल है कि 2 शर्ट खरीदे और 3 शर्ट लेके जाए, मतलब 1 शर्ट फ्री में लेके जाए। तो 2 शर्ट खरीदे तो 2 शर्ट का पैसा देना पड़ेगा। 1 शर्ट का 1200 रुपया, तो 2 शर्ट का 2400 रुपया, यानी कि उसने 2400 में 200 शर्ट खरीदे, सॉरी 2400 रुपये में ही 3 शर्ट खरीदे। पैसे तो 2 ही शर्ट के दिए ना, तो 2 शर्ट के कितने दिए? 1200 गुना 2 2400, और इतने में कितने शर्ट आ गया? 1 शर्ट फ्री मिल गया यानी कि 3 शर्ट। तो 1 शर्ट का कीमत कितना आ गया? आपसे इफेक्टिव प्राइस पूछ रहा है, तो 1 शर्ट का इफेक्टिव प्राइस 800 रुपया। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि 2 नल 6 मिनट और 4 मिनट में एक टब भर सकते हैं। एक पाइप इसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टब कब भरेगा? ठीक है, 3 नल है, एक 6 मिनट में भरता है, एक 4 मिनट में और एक 3 मिनट में खाली करता है, तो -3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि टोटल काम को 6 और 4 और 3 का यदि एलसीएम मान लें तो 6, 4, 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। टोटल काम यदि 12 है तो 6 मिनट वाले की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2। 4 मिनट नल वाले की कैपेसिटी 3 और -3 वाले की कैपेसिटी -4। ठीक है, अब तीनों नल साथ में खोले गए तो इफेक्टिव कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 2, 3, 5 और 5 -4 1, इफेक्टिव कैपेसिटी 1 हो गया। 12 काम है, 1 की कैपेसिटी से करना है तो कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोले कि एक कंपनी में 5 कनिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 30,000 रुपये है और 4 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 60,000 रुपये है, तो संयुक्त औसत वेतन क्या होगा? ठीक है, तो 30,000 यदि 5 कर्मचारियों का है, जूनियर कर्मचारियों का, तो टोटल 1.5 लाख हो जाएगा। 30,000 एवरेज है 5 लोगों का, तो टोटल सैलरी 1.5 लाख 5 लोगों की। ठीक है, आप 150 भी लिख सकते हैं। 1.5 लाख हो गई, और 4 जो सीनियर स्टाफ हैं उनकी सैलरी 60,000 है, एक की एवरेज, तो 4 की 60 गुना 4,000 यानी कि 2,40,000। ठीक है, ये टोटल सैलरी आ गई कितने लोगों की? तो 5 और 4 9 लोगों की, तो एवरेज निकालने के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे। 15 + 24 39, 39/9। ठीक है, जब आप इसको काटिएगा ना, ये ऊपर 39 3,90,000 है, मैंने सिर्फ 39 ही लिखा है। आप यहाँ भी काट के ही लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं था पूरा लिखने का। ठीक है, तो 39/9 जब आप काटिएगा तो 9 चौके 36, यानी कि आंसर जो आना चाहिए 4 से ज्यादा आना चाहिए। एक ही ऑप्शन 4 से ज्यादा में, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कंटेनर में 4:1 के अनुपात में एसिड और पानी का 100 लीटर मिश्रण है। 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। फिर 20 लीटर मिश्रण फिर से निकाला जाता है और शुद्ध एसिड से बदल दिया जाता है। एसिड का अंतिम प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो एसिड का फाइनल क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, तो पहले देखिए एसिड का इनिशियल क्वांटिटी कितना है। तो 100 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी का रेशियो 4:1 दिया हुआ है, यानी कि एसिड 80 लीटर है और पानी 20 लीटर है। ठीक है, और उसके बाद किया क्या गया कि 20 लीटर मिश्रण निकाला गया। देखिए आप इसको परसेंटेज में यदि सोचिएगा तो आप देखिएगा 100 लीटर यदि टोटल मिश्रण था, उसमें से 20 लीटर आपने निकाला तो कितना परसेंट निकाला? 20% निकाला। तो उसी 20% में एसिड भी 20% निकलेगा और पानी भी 20% निकलेगा। ठीक है, यदि आप 100 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर निकाल लें यानी कि आप 20% निकाल लें, तो हर एक चीज 20% निकलेगी, चाहे किसी भी रेशियो में हो, निकलेगी 20% ही। ठीक है, तो 80 लीटर यदि एसिड है, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी 100 लीटर है, उसमें से जब आप 20 लीटर निकाल रहे हैं यानी कि 20% निकाल रहे हैं, तो हर एक चीज 20% निकलेगा, तो एसिड भी 20% निकलेगा। तो एसिड 20% निकलेगा,
तो एक प्रोसेस करने के बाद एसिड की क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? 80 गुना 4/5, 20% निकाल लिया आपने। अब क्या किया आपने, इसमें पानी डाला, तो एसिड तो डाला नहीं, तो एसिड तो इतना ही रहेगा। आपने पानी डाल के किया क्या, मिश्रण को वापस से 100 लीटर का बना दिया। ठीक है, मिश्रण बन गया फिर से 100 लीटर, और उस 100 लीटर में एसिड की क्वांटिटी इतनी है। फिर से आपने 20 लीटर निकाला, यानी कि 100 का फिर से आपने 20 निकाला, यानी कि फिर से 20% निकाला। तो यानी कि फिर से इस एसिड का 20% निकल जाएगा, यानी कि फिर से एसिड कितना रह जाएगा, 4/5। और फाइनली आपने क्या किया, 20 लीटर एसिड डाल दिया, तो एसिड की फाइनल क्वांटिटी ये हो जाएगी, ये पूरी। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये 80 गुना 16/25 बन जाएगा। ये बन गया 80 गुना 16/25 और प्लस में है 20। ठीक है, 25 से इसको काटिएगा तो नहीं कटेगा, तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 4 से गुना कर लीजिए। ऊपर 4 से गुना कीजिएगा, नीचे भी 4 से, तो नीचे बन जाएगा 100। ठीक है, और ऊपर बन जाएगा 8 चौके 32, और 16 गुना 32, 16 गुना 16 256 गुना 2 512। तो ये अब बन गया 512 पे 1 जीरो। अब देखिए प्लस में 20 है, आप इसको काटिएगा, 1 जीरो कैंसिल आउट, 512/10 51.2, और प्लस 20, 51.2 प्लस 20 71.2। ठीक है, 71.2 लीटर 100 का, तो 71.2% ही होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि सेक ए इक्वल टू 13/12 है और ए न्यून कोण है, तो साइन ए का वैल्यू। सेक ए होता क्या है, h/b, हाइपोटेनस बाय बेस। यदि h की वैल्यू 13 है और b की वैल्यू 12 है, तो आपको पता है 13, 12 और 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि p की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो साइन ए क्या होता है, p/h, यानी कि 5/13। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलें। तो डिग्री में बदलने के लिए पाई की जगह पे 180 रखिएगा, तो 2 गुना 180/3 कितना आ जाएगा, 60 गुना 2 120। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहे हैं कि एक वृत्त के केंद्र से एक रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करती है। इस रेखा को, इस रेखा और जीवा के बीच का कोण कितना होगा? कल का ही सेम सवाल है, कल वाले शिफ्ट में जो सेम सवाल था 90 डिग्री। मतलब पूछ ये रहा है कि एक जीवा है और सेंटर से जीवा पे एक लाइन खींची गई है जो जीवा को दो भागों में बांट रही है, तो 90 डिग्री ही होती है। ठीक है, सेम सवाल पूछा गया था कल के शिफ्ट में, यानी कि शायद 23 की शिफ्ट 3 में था, 23 सितंबर के शिफ्ट 3 में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र निम्नलिखित में से किस बिंदु पे होता है, ऑर्थो सेंटर। ये भी कल के शिफ्ट में बताया था मैंने कि जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं तो ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, वो राइट एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा होता है उस वर्टेक्स पे होता है, यानी कि समकोण वाली शीर्ष पे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा खींची गई है, जीवा की लंबाई क्या है? ये सवाल ऐसा है कि हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो सवाल पढ़ते के साथ आपके दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए। फिगर बनाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, इसमें सिंपली ये बोल रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक जीवा है। ठीक है, और केंद्र से एक दूरी खींची गई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो केंद्र से जब भी आप कोई डिस्टेंस खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है और इसको बाइसेक्ट करता है। सेम सवाल पूछा गया था भाई 22 नंबर वाले सवाल, ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से एक रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करती है तो कितना कोण बनाएगी। ठीक है, तो देखिए जब भी आप वृत्त के केंद्र से कोई डिस्टेंस खींचते हैं, मतलब कोई लाइन खींचते हैं जो जीवा ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब बराबर भागों में बांटती है, तो एंगल 90 डिग्री होती है। वही पूछ रहा था, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगी, और ये दिया हुआ है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 13। तो जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो टोटल जीवा 12 गुना 2 24 हो जाएगी। आइए अगले सवाल पे। ये आखिरी सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो दोनों सवाल थे, अभी जो हमने सेकंड लास्ट देखा और ये लास्ट सवाल, दोनों हर शिफ्ट में पूछे गए, मोस्टली हर शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, और इसका भी फिगर बहुत ही आसान है, ये भी आपके दिमाग में बनना चाहिए कि एक सर्कल है, इसके बाहर एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है ये जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट, इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है स्पर्श रेखा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, और आपको ये भी पता है कि 8, 17 और 15 ट्रिपलेट होता है, जहाँ 17 सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।